हेलो एवरीवन। आज हम आपको हमारे अतीत दो कक्षा 7 के चौथे अध्याय को पढ़ाने जा रहे हैं। इस अध्याय में मुगल साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत विवरण किया गया है। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रफल, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अब वो कह रहे हैं कि इसके पहले जो शासक थे उनके लिए भारतीय क्षेत्र पर, भारत उपमहाद्वीप क्षेत्र पर शासन करना एक दुरूह कार्य था। क्यों दुरूह कार्य था? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का मेल था। जब विभिन्न संस्कृतियों का मेल था, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग थी, सोच अलग था, सब कुछ था, तो उनकी परिस्थितियों को समझना, उनको नियंत्रण में करना निश्चित रूप से दुरूह कार्य था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुगलों ने उस पूर्ववर्ती शासन काल की जो कमियां थी उसको पूरा करके विभिन्न संस्कृतियों और समाज के लोगों पर भी शासन को करने का कार्य किया और एक विशेष साम्राज्य की स्थापना किया विशाल। ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहां शुरू किया? दिल्ली और आगरा से। ठीक है, अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कहां से शुरू किए थे? दिल्ली और आगरा से। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में और उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान देखिए क्या है। भारत के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है और यहाँ तक कि हमारा जो पहला भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया था देश की आज़ादी में, उस समय भी लाल किले के प्राचीर से ही ध्वजारोहण किया गया था और कहते हैं ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और यह लाल किला वास्तव में क्या था उसके बारे में कह रहा है, ये मुगल राजाओं का निवास स्थान था। उसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यह एक लाल किला है। अब लाल किला क्या है? देखिए पूरा का पूरा एक प्राचीर है। तो लाल किला को बनवाया किसने था? इसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने जो है, इसका नाम पहले दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दूसरी और विशेषता क्या है इसकी? और विशेषता क्या है कि ये 3 तरफ से जमुना नदी से घिरा हुआ है, यमुना नदी से। और साथ ही साथ इसके जो वास्तुकार थे, मतलब कि जो इसके आर्किटेक्ट थे, कौन था? वह थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और जब शाहजहां ने जो है अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया तब इन्होंने इसको बनवाया था और यही केंद्र जाकर के लाल किला जो है उनके प्रशासन का केंद्र और साथ ही साथ उनका निवास स्थान बन गया था। इसको बनने में लगभग 10 वर्ष का कार्यकाल बीता था। कहते हैं कि 1638 में शुरू हुआ था और 1648 में जाकर के ये अपने अंतिम अस्तित्व में आया। साथ ही साथ क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दें कि एक मोती मस्जिद की
की कल्पना की जाती है, जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसके अंदर एक मोती मस्जिद बनी हुई है, जिसको कि वास्तव में औरंगजेब ने बनवाया था, केवल अपनी नमाज पढ़ने के लिए। तो ये अक्सर कभी कभी आदमी सोचता है कि इसके अंदर जो मोती मस्जिद बनी हुई है किसका बना हुआ है, किसने बनवाया। तो लोग सोचते हैं कि अगर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, तो निश्चित रूप से उसने बनवाया होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, एक कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो मस्जिद है औरंगजेब ने और व्यक्तिगत रूप से नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। वो केवल स्वयं वहां पर जाता था और किसी को भी नमाज पढ़ने नहीं देता था वहां पर। उसका उद्देश्य भी क्या था कि राज शासन काल जब वहां संभालता था, उसको लगता था जब अजान का समय हो गया है तो तुरंत अपने निवास स्थान से निकलता था और मोती मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना शुरू कर देता था। अब यहां पर प्रश्न दूसरा उठता है कि मुगल कौन थे। मुगल के अस्तित्व को हमें ढूंढना है कि मुगल का ओरिजिन कहां से हुआ। कहते हैं कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से, मतलब क्या हुआ, ननिहाल की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। ये मंगोलिया साइबेरिया का बॉर्डर है जहां पर चंगेज खान था। और चंगेज खान के बारे में मैंने पहले बताया, पहले ये बुद्ध था लेकिन इस्लाम बाद में इसे स्वीकार किया था। पिता की ओर से मतलब नदिहाल से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक, देखिए कौन कौन सी एरिया कवर कर रहा है, तैमूर, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, लिमुजिन तैमूर पूरा नाम था, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। देखिए मुगल का ही अपभ्रंश है मंगोल, मंगोल से ही ये वर्ड आया मुगल। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल अपने को यह दिखाना चाहते थे कि हम शासक वर्ग थे, हम अत्याचारी नहीं थे, जबकि फैक्ट यह है कि जिस तरह का कत्लेआम या हत्या जो है चंगेज खान ने करवाया था, उसी तरह का तैमूर लंग ने करवाया था। बस अंतर यह था कि तैमूर लंग ने आकर के दिल्ली में अपना शासन शुरू कर दिया था कब्जा करके, और चंगेज खान तो वापस चला गया। इसलिए ये अपने को शासक वर्ग का प्रतिनिधि बनाने के लिए जो है हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोगों ने कोई अत्याचार नहीं किया था और हम तैमूर के वंशज है। ठीक है। तैम तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र मिनिएचर 1702-12 मध्य के तैमूर के हैं। इसके दाहिने ओर उसका पुत्र, अब देखिए तैमूर के दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका लकड़दादा मतलब परदादा बाबर का कौन था, मीरन शाह। ठीक है। और मीरन शाह कौन था, तैमूर का पुत्र था। अब देखिए तैमूर से कैसे वंशज जोड़ा है। और उसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। बता देखिए क्या है। अब उसने एक चित्र बनाया है, इसमें देखिए लकड़दादा, परदादा, दादा सब कुछ है, तैमूर का पूरा वंशज उन्होंने दिखाया है इस लघु चित्र में कि हम इन्हीं के वंशज हैं, और उनके बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं ऐसा है। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया।
प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है, चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब क्या है कि वो बार बार जो है उनका जो है क्या कहते हैं, उनको दिखाते हैं कि तैमूर कितना महान शासक था। बार बार उनका सुशोभित कर रहे हैं, उनके बार बार चर्चा कर रहे हैं और चित्र बना बना कर कि तैमूर से ही अपने वंशज को जोड़ रहे हैं कि मेरे लकड़दादा कौन थे, परदादा कौन थे, दादा कौन थे। मतलब इतने बड़े महान शासक के हम वंशज हैं। ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है कि मुगलों का अभियान, मुगलों का सैन्य अभियान इसे शुरू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं से यह मालूम होता है कि मुगलों ने किस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526-1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। कहां का था ये देखिए, फरगाना का। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब ओरिजिन कहां से था? फरगाना से। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा क्या? उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। देखिए बाबर का इतिहास बता रहा है, जो मुगल साम्राज्य हमारे यहाँ है। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब क्या है, 1526 में जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया है, तब क्या होता है कि यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसके बारे में एक चर्चा मैं और करना चाहूंगा कि देखिए, वास्तव में ये जो है इसकी एक दादी थी बाबर की, वह बार बार भारत की चर्चा किया करती थी और कहती थी कि तुम्हारे दादा परदादा लकड़दादा या नाना ऐसे ऐसे लोग थे, इन्होंने हिंदुस्तान ऐसे देश पे फतह किया था। इसके मन में भी बार बार चर्चा होती थी कि हम भी इस देश पर एक बार चलें। और वो अपना सोच विचार बना ही रहा था यहाँ पे बैठा हुआ कि उसी समय इब्राहिम लोदी का एक भतीजा था, दौलत खान लोदी, जो कि फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर था। उसने सोचा कि क्यों नहीं इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाया जाए, बाबर हमला करेगा, इब्राहिम लोदी मारा जाएगा और वापस चला जाएगा, हम जो है दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। और कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जिस समय उसका दूध जो है बाबर के पास पहुंचा था, उसी समय भारत में उसी समय राणा सांगा का भी दूत वहां पे पहुंचा हुआ था। राणा सांगा चूंकि दिल्ली के इर्द गिर्द थे, उन्होंने भी सोचा कि अगर बाबर आएगा तो इब्राहिम लोदी को मार कर वापस चलेगा, हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। राणा सांगा ने भी इसी तरह का आमंत्रण भेजा उनके पास, कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है। अब बाबर को इससे अच्छा क्या अवसर चाहिए कि दिल्ली के पास का एक राजा उनकी मदद करने के लिए फ्रंटियर प्रोविंस का पा रहा है। अब उसी के वजह से उसने जो है एक अच्छा अवसर पाया और 1526 में भारत पर अटैक किया और पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। ये दिखा रहा है मुगल फौज का अभियान। देखिए, ये गज सेना है, इधर अश्व सेना है, इधर पैदल सेना, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको दिखाया गया है कि इन्होंने कैसे शासन की बागडोर संभाली थी और उसके बाद वो सैन्य अभियान कैसे चल रहा था। मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए यह गौर करिए कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम मतलब क्या है? वर्तमान असम, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करो। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? ये सब चीजों की चर्चा हम आगे करते हैं। फिर ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक
भारत में कब आई है? 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्र मतलब आग्नेयास्त्र मतलब क्या? जिसके करने से अग्नि पैदा हो और विस्फोटक निकलता हो और पैदा करने के बाद जो है वहां पे अच्छी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता। आग्नेयास्त्र ठीक है, के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया है? गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। कहां पर? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 14वीं शताब्दी में बारूद का प्रयोग, क्योंकि अग्नेयास्त्र का जो है मेन फ्रंट जो होता है हेड इसी से बनता है। इसका प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब वो दिखा रहा है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। देखिए ये पहली बार बता रहा कहां पे इस्तेमाल हुआ? अकबर ने इनका पानीपत में पहली लड़ाई में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। अब ये बता रहा है कि इसका बारूद का और फिर तोप का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया गया था? पानीपत की लड़ाई में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। अब इन तोपों को भी दिखाया गया, देख लीजिए कि इन तोपों में जो है बारूद भरकर इसके नाल के से इसको दागा जाता था और दुश्मन के सेना को नुकसान पहुंचाता था। अब यहां से देखिए मुगलों के प्रमुख अभियान शुरू होते हैं। बाबर पहला क्या है कि बाबर 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। हो गया। अब इसके सैन्य अभियानों को बताता है कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। ये हो गया, अफगान समर्थक हार गए, नंबर एक। दूसरा क्या है? 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1527 में कौन था ये मेवाड़ के शासक थे। कहा जाता है कि इतिहासकारों का मतभेद ये है, कुछ कहते हैं कि उन्होंने कहा, एक लेटर भेजा था कि जब तुम अपने दिल्ली के शासक के नहीं हुए तब तुम मेरे क्या होगे, नंबर एक। दूसरी बात ये भी इतिहासकार कहते हैं कुछ जगहों पे कि इसने वादा तो जरूर किया था कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जब पानीपत की लड़ाई हुई है तो उस समय ये वादे से मुकर गया, इसलिए भी बाबर इससे खफा था। तो बाबर ने पहले इनको कहा कि तुम मेरी गुलामी स्वीकार करो, इसे नहीं हुआ और खानवा की लड़ाई हुई जिसमें राणा सांगा पराजित हुए और वहां पर मारे भी गए और उनका पूरा कब्जा हो गया। ठीक है। 1528 चंदेरी में राजपूतों को हराया। चंदेरी में कौन था? देखिए चंदेरी में राजा मेदनी राय पंगाल का शासन था। और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये खूनी दरवाजा का नाम आता है। खूनी दरवाजा का नाम इसलिए आता है क्योंकि इसे जब इन्होंने क्या किया कि इस चंदेरी के किले को घेर लिया, जब चंदेरी के किले को घेर लिया तो बाबर की सेना जो है रातों रात किले के एक किनारे से उन्होंने जैसे सुरंग बनाकर या कहीं दरवाजा खोल करके रास्ता बना करके अचानक उन्होंने मेदिनी राय पे हमला कर दिया। और इसी लड़ाई में जो है वहाँ की कई 6000 रानियों को कहते हैं या 6000 जितनी भी उनकी रानियां थी और सेविका थी, सब लोग एक साथ उन्होंने जौहर किया था। ठीक है। हुमायूं 1530-1540 एवं 1555 से 1556, मतलब ये 2 बार इसका शासन काल रहा है, इसलिए 2 कार्यकाल को बताता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। अब देखिए क्या है, हुमायूं बहुत सरल आदमी था, है ना। वो कहते हैं कि ये जब बीमार पड़ गया था तो उस समय कहते कि मरने की कोई उम्मीदें नहीं थी, तो उस समय बाबर ने कहा कि या अल्लाह, अगर तुमको जीव ही चाहिए तो मेरे बेटे का जो मेरी उम्र बचा हुआ वो दे दो। और ये कहकर कहते हैं कि उसने उसके चारपाई का 3 चक्कर लगाया। उसके बाद हुमायूं की आंखें खुल गई और बाबर
मर गया था, जैसा कि लोग कहते हैं। क्या था? सत्य इसको नहीं मालूम, इतिहासकारों में है, ये तो है, ठीक है। तो हुमायूं वैसे बहुत सहृदय था। उसने जब देखा कि उसका पिता मर गया तो उसने नियमानुसार जो है, जो उन्होंने नियम बनाया था कि मुगल साम्राज्य के हिस्से को बांट दिया। किसको क्या हिस्सा मिला उसके बारे में देखते हैं हम। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाएं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। मिर्जा कामरान चाहता था कि पूरे शासन में उसका जो है कब्जा हो जाए, ये खुद को राजा बनाना चाहता था। शेर खान, शेर खान मतलब क्या है? सूरी, शेर सूरी। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इन पराजयों में ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, ठीक। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शासक की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या है कि जब शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया, चला गया, तब ये फिर ईरान भागा। ईरान जाकर के ईरान के शासक से मदद लिया कि वो दिल्ली पे कब्जा करे। इस लड़ाई में उसने जो है यहाँ के शासक को हरा दिया। यहाँ पे दिल्ली फिर से दिल्ली पे इसका कब्जा हो गया, और दिल्ली पे कब्जा हो गया तो ये कहते क्या है कि ये बहुत बड़ा इस्लाम का फॉलोअर था। और उस समय कहते हैं कि टर्की से एक इस्लामिक सूफियों का या इस्लामी उलेमाओं का एक दल आया हुआ था। वह उनसे मिलने के लिए नीचे उतर रहा था ऊपर से। उसी समय कहते हैं कि अजान का समय हो गया। तो अजान की जब आवाज़ सुनाई पड़ी तो ये बहुत तेजी से नीचे के भागा। उसको लगा कि अल्लाह की इबादत का समय बीता जा रहा है। उसी समय सीढ़ियों से लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। गिरने के बाद इसके मुंह से कान या सब जगह खून हुआ। आज के डेट में कहिए कि ब्रेन हैमरेज हो गया। 3-4 दिन तक ये जिंदा रहा, उसके बाद ये मर गया हुमायूं। अकबर 1556 से लेकर के 1605, देखिए इतना लंबा कार्यकाल है। 13 वर्ष के अल्पाय में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। कहते हैं कि अल्पायु में शासन बना, लेकिन 1556 में जो है इसने इनको से अपने को स्वतंत्र करके खुद में शासक बन बैठा। अब इस पे इसने किसी का भी नियंत्रण अस्वीकार कर दिया कि कोई इसको बताएगा, सब शासन करेगा। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया। अब देखिए पहला इसका कार्यकाल क्या है, उस पहले कार्यकाल की वो चर्चा कर रहा है कि 1556 से 1570 के बीच में उसने क्या किया है, ठीक है। अब दूसरा आता है यहां पर, ये 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। अभी देखिएगा यहां पर, आप देखिएगा कि ये क्रम हो जरूर पूछा जाता है कि उसके सैन्य अभियान में किसने कब कब्जा किया, तो सुमेलित करने का था। मैच द फॉलोइंग, जीता तो है सबको पता है, लेकिन किस क्रम में इसने विजय हासिल किया है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। अब क्या है, देखिए मिर्जा हाकिम जो है सौतेला भाई है, ये चाहता था अकबर शासक न बनने पाए, तो ये लोग इसका समर्थन कर रहे थे। इसकी वजह से इसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः विजय हुआ इसका। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर भी कब्जा कर लिया गया। सफाविद मतलब ईरान के एरिया की तरफ जा रहा है, जहां पर कि अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान का भी कांधार पे कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात
बाबुल को भी उस सॉरी काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चल करके जहांगीर बना। सलीम का नाम क्या है? और सलीम जहांगीर, जहांगीर कौन? कहते हैं कि सलीम इसलिए नाम रखा था क्योंकि उसका पुत्र नहीं था और ये जो है राजपूत शासक जोधाबाई से पैदा हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि जब इसको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर इसने कहा कि अगर मुझे पुत्र प्राप्त हो, कि उसने पैदल जाकर की यात्रा किया। और कहते हैं कि इसके बाद जोधाबाई गर्भवती हो गई थी और उसी से सलीम पैदा हुआ। इसलिए सलीम के नाम पे सलीम के नाम पर ही जो है चिश्ती के नाम पर ही इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो कि बाद में जहांगीर कहलाया। अब देखिए जहांगीर की बात आती है। जहांगीर का शासनकाल कब से है? 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। यह अमर सिंह कौन है? यह महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने भी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिखों, आहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, अब देखिए खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किया, जो असफल रही। नूरजहां मतलब जहां की नूर, संसार का नूर, ये नूरजहां उस मेहरुन्निसा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस चर्चा में यहाँ नहीं करेंगे अभी। कहते क्या है कि राजकुमार खुर्रम, यही असली नाम था, जो कि शाहजहां कहलाया। शाहजहां 1627 से 1668, 1658 दक्कन मतलब दक्षिण में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान, अफगान कौन है यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। इसके शासनकाल में किसका विद्रोह होता है? अफगान अभिजात खान जहान लोदी, ये प्रश्न पूछा जाता और वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। देखिए इसके सैन्य अभियान है कि ओरछा पर किसने कब्जा किया? शाहजहां ने। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर भी कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। मतलब बल्ख के विरुद्ध अभियान तो किया पश्चिमोत्तर प्रांत में, लेकिन यह इसका सैन्य अभियान असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधा सफाविदों के हाथ में चला गया। फिर से सफाविद कब्जा कर लिए। ठीक है, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं के लिए को सुलह के लिए निवेदन किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजापुर की सेनाओं के लिए सुलह के लिए निवेदन किया गया। ठीक है, 1557 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। कहते हैं कि दारा शिकोह जो है उसको भारतीय संस्कृत बहुत प्रसिद्ध थी। वो यहाँ तक कि काशी में आकर के उसने वेद, पुराण, महाभारत और संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। लेकिन हुआ क्या कि इसके अन्य तीनों भाइयों में औरंगजेब क्रूर था। इसने एक एक करके लड़ाइयाँ हुई, कई लड़ाइयों का जिक्र इसे आप अभी नहीं कर सकते। उन सभी लड़ाइयों में एक एक कर को हराता गया और अंततः दिल्ली की सत्ता पे ये काबिज हो गया।
औरंगजेब को आइए 1558 से लेकर के 1707 ये इसका कार्यकाल है। पर अब देखिए इसके बारे में दो तीन चीजें को बता रहा है कि 1663 में उत्तर में अहोमों की पराजय हुई। अहोम क्या मतलब, असम के क्षेत्र में उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों का अस्थायी सफलता मिली, मतलब टेम्परेरी सफल हुआ, जैसे हटे उन्होंने फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने को। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अब ये मुगल लोग हस्तक्षेप कर रहे थे कि भाई देखिए इनके बाद ये नहीं ये बना दें। मुगल तो अपने अपने हिसाब शासक चाहते थे ना, माना कि वो अधीन थे, लेकिन जो ये लोग शासक थे उनको ये पसंद नहीं था कि उनके उत्तराधिकारी का निर्णय मुगल शासक ले। ठीक है, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासित घोषित करने के साथ मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। फिर से जब हो गया तो मुगलों इसका कारण था मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। कहते हैं कि इनके विरुद्ध जो है राजा जय सिंह सेनापति को भेजा गया था, औरंगजेब ने भेजा था, और लड़ाई हुई और अंत में जो है पुरंदर की संधि हो गई। पुरंदर की संधि भी हुई है, जिसका चर्चा यहाँ पे थोड़ा सा हम कर दिए हैं। उसके बाद जो है इनको जो है एक मनसबदारी के लिए बुलाया गया। तो जब ये शिवाजी जो है ये यहाँ पर इससे औरंगजेब के मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर इनको धोखे से कैद कर लिया जाता है और कैद करने के बाद इनको आगरा में रख दिया जाता है। खैर शिवाजी यहाँ अपनी बुद्धिमानी से किसी तरीके से भाग निकले हैं और भाग निकलने के बाद पुनः इन्होंने क्या किया है, औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने सैन्य अभियान शुरू कर दिया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अब देखिए ये दूसरा अकबर है, वो उस अकबर को मत लिख दिएगा। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। भाई ये लोग भी चाहते थे मराठा और दक्कन कि अगर इसको मदद कर देंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अंत में इसको राजकुमार अकबर को ईरान भागना पड़ गया। दूसरा ये अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए 1685 में जो है इसमें किसको मिला है, बीजापुर में। तब बीजापुर में उस समय कौन था, सिकंदर आदिल शाह। 1687 में गोलकुंडा में इसने किया, अबुल हसन कुतुब शाह को इसने हरा दिया। ठीक है, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। देखिए यहाँ पर स्वयं अभियान कर रहा है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब छापामार युद्ध क्या था, छापामार युद्ध क्या था कि ये लोग जो मराठा थे अचानक हमला करते थे इनके शासक को और फिर भाग जाते थे, है ना। तो बल्कि यहां तक कि औरंगजेब ने शिवाजी को इसीलिए कहा था कि ये पहाड़ी चूहा है, और इस तरह की लड़ाई को ही छापामार युद्ध कहते हैं। अब देखिए अकबर का शासन 1605। अब वो दिखा रहा है कि 1605 में कौन कौन से क्षेत्र जो है अकबर के अधीन आ गए थे। देखिए कई संपूर्ण भारत है, और यहाँ पर देखिए वो कहाँ तक चला गया है,
देखिए काबुल कांधार से लेकर के यहाँ पूरा मतलब ऑलमोस्ट जो है अफगानिस्तान के एरिया तक भी ये पहुंच गया था। और इसको आप अपने मानचित्र पर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा अलग अलग हम नहीं करेंगे। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब देखिए क्या है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अब यह है उत्तराधिकारी पहले होता था, सामान्य रूप से कहते हैं भाई बड़ा बेटा है इसको राजा बना दो, लेकिन इनके यहाँ उत्तराधिकार का ऐसा कोई नियम नहीं था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उनका मतलब क्या था कि जो भी राज्य है, जो कोई भी सल्तनत है, उसको बराबर बराबर में बांट दो और हर एक का एक राजा या गवर्नर हो जाएगा। ये नहीं कि बड़ा पुत्र है उसी को हम शासक बना देंगे। और इसके लिए वो तैमूर की वंशों की परंपरा को अपनाते थे। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? मतलब कि जो भी जायदाद है उनको बराबर बांटना, इसका मतलब है ना, वही सहदायाद है। देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका यहाँ पर किन अर्थों में प्रयोग किया गया है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब यहां पर देखिए कि मुगलों के साथ अनेक राजपूतों ने अपनी पुत्रियों के साथ का विवाह करके उनके साथ जो है क्या किया था, संबंध स्थापित कर लिए थे। अब उसका उदाहरण देखिए, जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। देख रहे हैं आप। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वो कौन थी? वह मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। इस प्रकार तमाम जो आसपास के शक्तिशाली शासक कहलाते थे राजपूत, इन लोगों ने अपनी पुत्रियों का विवाह जो इनके मुगलों से कर करके इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से पढ़ो, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च कर लिया, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अब जो लोग अपने शक्तिशाली समझते थे उन लोगों ने इनके यहाँ अपनी पुत्रियों की शादी नहीं किया, और कुछ ने लड़ने की कोशिश भी किया लेकिन वो पराजित हुए। ठीक है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कोई राणा प्रताप की बात कर रहे हैं। परंतु जब ये हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें मतलब वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। देखिए, वो जानते थे कि अगर वो कहते थे भाई ठीक है, तो उन्होंने सत्ता स्वीकार कर लिया, वैवाहिक संबंध भी हो जाता था उनका, तब ये करते क्या थे, कहते थे ठीक अपना शासन तुम करो लेकिन मेरे अधीन रहोगे। अब तो उनके रिश्तेदार भी हो गए थे ना। दूसरी बात ये था कि उन्होंने जानबूझ कड़ाई भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि राजपूत अगर इनके विरुद्ध सभी राजपूत विद्रोह करेंगे तो दिल्ली की सत्ता इनके लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने अधीनता स्वीकार करके उनको छोड़ दिया था, उनको अपमानित नहीं किया था।
लेकिन शिवाजी को उन्होंने अपमानित किया और परिणाम क्या हुआ कि शिवाजी जो है इनके विरुद्ध जो है हमेशा रह रहकर छापामार युद्ध करते रहे। मनसबदार और जागीरदार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे है, इसको हर एक पॉइंट को समझिएगा ये क्या है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की मतलब तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब देखिए ऐसा क्या है कि पहले तो ये जहां से आए थे उन्हीं लोगों को वरीयता देते थे। अब एक विशाल साम्राज्य पर इनकी स्थापना हो गई जिसमें हर तरह के, हर समाज के लोग आ गए, हर वर्ग के लोग आ गए। तो इन्होंने सत्ता में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इनको एक नौकरशाह के रूप में मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया, जिससे कि शासन की बागडोर छोटे छोटे भागों में रहे और उनको जो है नियंत्रण भी करते रहे, साथ साथ जो है एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे कि केंद्रीकृत शासन जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके। और यह नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार कहलाए। उनको छोटे छोटे क्षेत्र दे दिया गया कि आप चलाइए, स्वतंत्र रूप से एक तरह से कार्य करते रहिए। अब उनके क्रियाकलाप क्या उसको हम आगे देखते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसब का अर्थ क्या है? कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। जैसे क्या है, क्या होते हैं आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर। सरकार जब नियुक्ति करती है किसी सहायक अभियंता कहा जाता है, कोई जिला मुख्य विकास का अधिकारी बन जाता है, कोई जिला अधिकारी बन जाता है ना। मतलब क्या है, उनको अलग अलग हैसियत उनकी योग्यता के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की तो व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने उनकी ताकत को देखते हुए, उनके सैन्य व्यवस्था के देखते हुए उनको अलग अलग स्थानों पर उनको एक हैसियत दिया और वो मनसब कहलाया। और उस मनसबदारों में भी क्या विभाजन हुआ है उसको हम आगे देखते हैं। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पहला क्या पद, वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब देखिए जात की सीढ़ियों की बात कर रहा है, कहता है कि इसका मतलब है सैन्य व्यवस्था से है। एक्चुअली यहाँ पे जात क्या है, जैसे घुड़सवार, जैसे कि इनके पास सैन्य व्यवस्था, किसी के पास 5,000 जात है, 5,000 घुड़सवार है, 5,000 जात हो गया, 10,000 है तो 10,000 हो गया, 1,000 होता है। मतलब जिसकी सैन्य ताकत जितनी अधिक है उसी के हिसाब से उनकी जात की व्यवस्था का निर्धारण होता था और उसी के हिसाब से उनको वेतन आदि दिया जाता था। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। हो गया, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात के पदवी के थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पर कितने थे? 29। और मतलब 5,000 ऐसे थे जो कि 29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी की श्रेणी 5,000 जात की थी। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि यह राज्य का खर्च बढ़ गया? निश्चित रूप से, वही देख रहे हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। देख लीजिए, वही है कि जात की संख्या पर निर्भर, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा, मतलब क्या, उनकी कैटेगरी बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी क्या है, मनसबदार
जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। निश्चित रूप से भाई बड़े मनसबदार हैं, बड़ी जात जात है, आपका जात नहीं जात है, तो उतने सैन्य व्यवस्था आप रखे रहिए। अगर केंद्रीकृत शासन को किसी सैन्य अभियान के लिए जाने जरूरत पड़ेगा तो आपको बुलाएगा, और आप जितने बड़े जात के हैं, जितने बड़े मनसबदार हैं, उसको आपको उसी हिसाब से प्रतिष्ठा है, उसी हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। क्योंकि घुड़सवार की संख्या सैनिक है तो निश्चित उसका खर्च बढ़ा ही रहेगा। मनसबदार अपने सवालों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, फिर सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। कहने का मतलब यह है कि उनको बताना पड़ता था ला करके केंद्र के शासन पे, केंद्र में, कि हमारे पास देखिए इतने घुड़सवार हैं, और उनको दगवाते भी थे, निशान भी लगवाया जाता था। ऐसा न कोई शासक कहे कि भैया हमारे पास तो 10,000 हैं और वो 5,000 3,000, तो इनका जो है फिजिकल भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार क्या है? मनसबदार देखिए अपना वेतन कहां से प्राप्त करते थे? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जहां से कि उनको राजस्व मिलता था वो भूमि उनको दे दी जाती थी, और जो राजस्व इकट्ठा करते थे वही उनके वेतन का रूप हो जाता था, और कुछ बात केंद्रीय शासन को चला जाता था। जिन्हें कि वे क्या कहते थे? जागीर कहते थे। जो कि आपने देखा होगा सल्तनत में इक्ता जो होता था, कहते इक्ताओं के समान थी। परंतु अब देखिए अंतर बता रहा है, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही वो प्रशासन का कार्य करते थे। अब अंतर क्या कर रहा है? मुक्तिया, जो मुक्तिया होते थे इक्तों में, उनको क्या था? वह प्रशासन भी करते थे, लेकिन मनसबदार के पास एक तरह से प्रशासन नहीं रहता था। और ये मुक्ति जो है क्या करते थे? कहते मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही प्रशासन का कार्य करते थे। मुक्ति लोग जो है, जो जागीर इक्ता मिलता था उसी पर रहते थे और वहीं से राजस्व वसूल करके अपनी व्यवस्था करते थे, जबकि मनसबदार कहीं से अपने क्षेत्र पर कंट्रोल कर सकता था। यही कहता था। इनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मनसबदार का अधिकार क्या है? केवल राजस्व। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित किया करते थे। भाई निश्चित रूप से नौकर ही जाएगा लेने के लिए ना, मनसबदार तो जाएगा नहीं, जाओ भैया वहां से लेते आओ, वहां से लेते आओ, वहां से लेते आओ। ये व्यवस्था थी कि यहां से राजस्व वसूल लाओ। जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। मतलब कहीं से कहीं, ये मतलब ये नहीं है कि वो अपने जागीर में रहे। इस बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जागीर में नहीं रहते, कहीं से भी इनको दे दिया जाता था कि ये आपका क्षेत्र जागीर है। अब यहां से वसूली कैसे करना है, क्या करना है, यह मनसबदार का काम था। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। क्या है मतलब? क्या कहते हैं? कहते हैं वो ऐसा ना हो कि मनसबदार को वेतन जो है हम पता चला कि कम दे रहे हैं और उसको घुड़सवार के लिए या अपनी जो सेना है उसके लिए वेतन की धन की आवश्यकता अधिक हो, तो मतलब वो अनुपातिक ढंग से ही वो देखते थे कि कहाँ पर किस तरह की भूमि है, तो अनुपातिक ढंग से उसका उन्होंने सर्वे करवाया था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व, अब देखिए अंतर क्या रहा, मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्याधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन्हीं परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कहते क्या है कि अब जागीरदार जो है इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और उनके अनुरूप इनका वेतन बढ़ गया। ठीक है, तो जब वेतन जब बढ़ेगा
तो क्या करेंगे, कर वसूली, राजस्व वसूली अधिक करेंगे। राजस्व वसूली अधिक करेंगे तो किसान या तो कृषि से भागेगा, होगा ना, या तो वहां पर अकाल जैसी भी स्थिति पैदा हो सकती है कि वो नहीं दे पाएगा, छोड़ कृषि हम नहीं करेंगे। ये अव्यवस्था जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि औरंगजेब के कार्यकाल में कैसे आया। अपने सवाल, अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया है, अब ये देखिए ये मनसबदारों की सेना को दिखा दिया है अपने सवालों के साथ एक मनसबदार अभियान पे। अब देखिए एक मनसबदार है, इसको कोई भेजा जाए सैन्य अभियान पे कि जाओ भैया वहां कब्जा करो या वहां शासक को हटा दो, या किसी अन्य मनसबदार के साथ इसको लगा गया है, वो अपनी सेना लेकर के वहां पे जा रहा है। शाहजहां के राज्यकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, यहाँ जागीरदार जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। अब देखिए जहांगीर के अभी पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है ना, लघु चित्र से। तो वो देखिए क्या है, कहते हैं एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। अब देखिए ये धीरे से हंसते हुए इसको झोली समा रहा है कि ले जाओ भैया, रिश्वत दे रहा है यहाँ पे। और दूसरे तरफ क्या देखिए क्या कर रहा है कि इसका उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए किसान भाग रहा है, इसको मारा जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन एक कर अधिकारी गरीब किसानों को अनायास रूप से सजा दे रहा है। तो निश्चित जब किसानों का उत्पीड़न होगा तो राजस्व की स्थिति क्या बन सकती है, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल मतलब 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। किसने किया? राजस्व मंत्री टोडरमल ने। किस कार्यकाल में किया? 1570 से 1580 में। इसने निर्णय लिया कि भाई एक राजस्व का हमको उसे सर्वे किया कि देखा जाए यहाँ पर क्या पैदावार कैसी होती है, फिर कृषि के भूमि, फिर इसके जब पैदावार होती है तो इसको जब किसान बेचता है तो उसकी कीमतें इसको कितनी मिलती हैं, फिर कृषि के भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। अब कहता क्या है कि ये नहीं है कि सबको बराबर से राजस्व दो, भाई कहीं कृषि अच्छी हो रही है, कहीं कृषि खराब हो रही है, कहीं 2 फसल हो रहा है, कहीं 3 फसल हो, कहीं 1 फसल भी नहीं हो रहा है। तो अब शक्कर है कि आप बराबर से राजस्व वसूल करेंगे तो निश्चित रूप से अकाल ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो इसकी विषमता को हटाने के लिए अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को नियुक्त किया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उसने इकट्ठा किया। उसके आधार पर उसने बताया कि इन क्षेत्रों से जो है हमको इस अनुपात में राजस्व की वसूली करनी है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया? जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। देखिए इस चैप्टर में जो है मनसबदारी, जांच, जब्त जितने भी आते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी कंपटीशन में किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक लाइन को अच्छी तरीके से समझिए और उसका मतलब क्या है कि अब देखिए कह दिया ना कि इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और वो सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। अब देखिए कहता पूछ सकता है कि जब्ती व्यवस्था तो लागू की गई, लेकिन कौन से प्रांत अछूते रह गए जिन पे कि इनका जो है सर्वे नहीं हो पाया, सर्वेक्षण नहीं हो पाया? वह कौन से थे? ऐसा निरीक्षक गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। ये तो सामान्य सी बात है।
17वीं शताब्दी के आखिर ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। अब कहते क्या है कि अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो स्थानीय सरदार थे, जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और साथ साथ जो है इस राजस्व के अनधिकृत या अत्यधिक क्या कहते उपार्जन के कारण, मतलब ज्यादा से ज्यादा राजस्व लेने के कारण कई जगह किसानों ने भी विद्रोह कर दिया कि भाई आप ऐसा करेंगे, इतना राजस्व लेंगे तो हम लोग की कृषि कैसे चलेगी। अब उनकी वो चर्चा करने जा रहे हैं हम। अब देखिए किताब का नाम है अकबरनामा। इसके बारे में भी बहुत डिटेल से समझिए। देखिए दिखा रहा है कि अकबरनामा क्या है। अबुल फजल, अकबरनामा तथा आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र तथा दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। किसने लिखा इतिहास? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शीर्षक क्या है? अकबरनामा 3 जिल्द में। पहली जिल्द में क्या है? पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, ठीक। दूसरी अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देते हैं। तीसरी जिल्द फिर इंपॉर्टेंट आ गया, आईने अकबरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी में क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है, या इनमें से किन का वर्णन जो है किसके जिल्द में मिलता है, तो वो आईने अकबरी की बात आ जाती है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आईने अकबरी के बारे में जो है वह विस्तृत विवरण कर रहे हैं। तो जो कुछ भी इसमें कहा जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक पॉइंट को आप ध्यान देंगे। इससे कभी कभी हर एक कंपटीशन में कहीं कहीं से कोई क्वेश्चन का पूछा जाता है। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विवरण, विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। साम्राज्य जिन्हें सूबा कहा जाता था, प्रांत को क्या कहा था? सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। सूबेदार का काम कहता राजनैतिक बागडोर भी संभालना तथा सैन्य अभियानों में भी सहयोग करना। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, वित्त नियंत्रक होते हैं, वित्ताधिकारी कहते हैं, तो वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था उस समय? दीवान कहलाता था। आज पुलिस का दीवान नहीं, बेड वाला दीवान नहीं, उनके जमाने में वित्ताधिकारी को दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। जैसे बख्शी, बख्शी कौन होता था? सैनिक वेतनाधिकारी, सैनिकों के वेतन का अधिकारी क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता। सदर कौन होता था? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार कौन होता था? फौज, सेना, इसी समझ सकते हैं, वो कौन होता था? सेना नायक। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। कोतवाल आज भी होते हैं, ठीक है, और उनकी पदवी उस समय क्या होती थी अलग बात थी। उस समय एसपी या एसएसपी का पद नहीं होता था मान लीजिए, तो जो नगर होता था उसके सबसे बड़ा अधिकारी होता था कोतवाल। इसीलिए गाना आपने सुना, सैया भय कोतवाल। ये कैसे चला? उसी समय माना जाता था कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन था उस समय? कौन? कोतवाल। आज के जमाने में होता है एसपी एसपी लगा कर गाने होते कि एसएसपी हैं, एसपी हैं, लेकिन उस समय शहर कोतवाल ही जो था, एक तरह से नगर कोतवाल सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रवाह।
मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य क्या लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। वो देखिए इसी में वार्ता में लिखा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। क्या है, ये दस्तावेज है ना, और ये सिक्का है। ये किसने जारी किया था, नूरजहां। चौकोर मोहरे बताती है कि उदात्त और महान, क्या बताती है, चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। इस चौकोर मोहर पर क्या लिखा गया उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब देखिए ऐसा है कि मेहरुन्निसा जो है इसकी पत्नी तो थी, सबसे पहले सेविका थी, है ना, लेकिन बाद में नूरजहां ने इससे शादी कर लिया था। एक इसने नवरात्र का त्यौहार था, उसी समय इसको देखा था, तो इसने जो ये सज धज कर आई हुई थी इससे बहुत प्रभावित हुआ, इसने शादी कर लिया था। लेकिन बाद में नूरजहां जो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई थी कि वह ज़्यादातर शासन का कार्य को स्वयं संभालती थी, इसीलिए इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। इनमें क्या क्या कहा गया है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कौन कौन से सिक्के जारी किए गए, चौकोर मोहरे क्या बताती हैं, गोल मोहरे क्या बताती है, इनके ऊपर क्या लिखा गया है। ये देखिए नूरजहां का फरमान लिखा हुआ है, ठीक है ना। नूरजहां खुद शासन का बागडोर संभाला करती थी। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व का खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार है साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। अब देखिए 17वीं शताब्दी में अकबर ने तो एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, एक समन्वय का दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी, जहां पर कि वह शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए स्वयं नेतृत्व करने गया, उसका परिणाम यह हुआ कि उसके जो केंद्र के आसपास के थे या पश्चिमोत्तर प्रांतों के मध्य के शासक थे, उनको एक अवसर मिल गया कि औरंगजेब तो बहुत दूर चला गया है और उन्होंने अधिकांश जो है अभिजात वर्ग के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतांधता, मत की अधमता, ठीक है, ऐसी व्याख्या का कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाती है कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। मत पे अंधता, मत अंधता मतलब क्या है कि कोई कहा कि कबूतर के 25 पैर है ना। अब कबूतर जो है क्या कहते हैं कि जमीन पे बहुत तेजी से रेंगता है, कोई कहे बिल्कुल सही है, कि क्या मतान्धता ही है ना। कोई कहे कि मैंने जो हाथी को तार पर चलते देखा है, उड़ करके तार पे बैठ गया था, कोई कहे ठीक है भैया। तो इसको मत की अंधता क्या कहते हैं, मत की अंधता, ऐसे चीज को मतान्धता का प्रयोग किया गया है कि हम उस पर कहें कि यार हाथी कैसे उड़ सकता है, नहीं, मान लो कि हाथी उड़ करके तार पे चल रहा था, ठीक। पंद्रह सौ 17 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, मतलब उलेमा कौन होता है, मुसलमान विद्वानों को कहते हैं, मौलवियों को, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे। देखिए यहाँ पर रोमन कैथोलिक की बात हो रही है, इनके यहाँ प्रोटेस्टेंट भी होते हैं ना, बट तो उनकी चर्चा नहीं कर, रोमन कैथोलिक की चर्चा कर रहा है। और जरदुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी।
इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। वही चीज है, देखिए वो कट्टरवादता का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाने फलाने धर्म में लिखा तो वही सही है, नहीं, तो उसने कहा कि भाई सभी धर्मों को लोग बुला लिया जाए जिसमें कि एक मत हो, सभी कहे नहीं बिल्कुल ये सही है, इसी को अकबर ने मानने का बात कहा। उसने ये नहीं कहा कि इस्लाम में क्या कहा है सही, क्या है हिंदू में क्या कहा है सही है, क्रिश्चियन में क्या कहा है, नहीं, उसने कहा जिसमें एक मत लोग हो जाएं वही सही है। लेकिन उसने कहा कि अगर मतान्धता बंदी है तो उसको कट्टरता कहते हैं, हमारा धर्म जो कहता है वही सही है। उसी की वो चर्चा कर रहा है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी इसने विभिन्न धर्मों के लोगों को बुला करके ऐसा करने की कोशिश किया। और उसका ये भी कहना था, देखिए उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती। निश्चित रूप से ये अनुभव अकबर को सुलूह एक कुल या सर्वत्र शांति, सुलूह एक कुल का देखिए तात्पर्य यहाँ पे क्या है, सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। आज आप देखिए क्या है विश्व में, आप पश्चिम एशिया में देख लीजिए क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर ही तमाम विद्रोह हो रहे हैं, धर्म के आधार पर ही मारकाट होता रहता है, हर जगह होता है, आतंकवादी है, सब कुछ है कि हमारा धर्म सही है। लेकिन अकबर ने इसका विरोध किया। उसने कहा नहीं, सुलूह एक कुल होना चाहिए, सर्वत्र शांति होना चाहिए, जिसपे एक विचार हो वही धर्म धर्म वास्तव में है। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा करते हुए, मतलब क्या पूजा गृह जो है एक तरह से इबादत खाना मतलब इबादत करने का जगह है, ठीक। इस चित्र में क्या आप जेsuit पादरियों को पहचान सकते हैं? निश्चित रूप से आप पहचान सकते हैं, इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो पहचानिए पादरियों को, ठीक है। उसका केंद्र बिंदु था नित्य शासकीय व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। मतलब अकबर ने कहा भाई कि जिसको सभी लोग मानते हैं वही सच्चा है, ठीक है। अबुल फजल ने सुलूह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्ट बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। देखिए औरंगजेब ही केवल कट्टर माना गया जब उसने कहा कि नहीं नहीं हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सुलह एक कुल का जो सिद्धांत था अबुल फजल ने अकबर को समझाया, अकबर ने माना, और उसके बाद के भी शासक चाहे वो जहांगीर रहे हो चाहे शाहजहां रहा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, यही सामंजस्य के साथ ही शासन चल सकता है और यही सच्चाई है। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य से तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, मकबत खाना और फतेहपुर सीकरी। महाभारत, रामायण, लीलावली और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। किसका अनुवाद कराया गया, उनकी वो चर्चा कर रहा है। रसनामा, ये बड़ा पूछा जाता है, को जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत का विस्तृत घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। सुलूह किल की नीति का उससे जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। इसको ध्यान से देख लीजिए कि उसके पुत्र ने सुलूह किल के बारे में क्या चर्चा किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सर्वत्र शांति, सुलूह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब देखिए इसकी चर्चा जहांगीर ने किया है, उसी का वो वर्णन कर रहा है। सत्रहवीं शताब्दी के पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता था। बहुत
सामान्य सी बात है। परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित भी रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से, कहां पे, शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही बचे थे। 20वें वर्ष का दस्तावेज का चर्चा कर रहा है। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के अनुरूप दिया जाता था। ये आंकड़ा, इसको आपको ध्यान देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, परंतु वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम बचता था। ये विदेशी लोगों ने चर्चा किया है। इनमें से जो कुछ बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं से निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनिक किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन था और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। देखिए, नया वंश कहाँ स्थापित हो रहा है इस समय? हैदराबाद और अवध। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत पे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो चर्चा किया गया, इसलिए इसमें कोई आंकड़े नहीं जिसके बारे में आप सोचें। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समकालीन के बारे में चर्चा करता है थोड़ा सा। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान पीरियड इतना शामिल है, जिसके के राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक पर भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना में पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी मतलब विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों को मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के शासनकाल को आदर्श शासनकाल के रूप में यादगार किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी कौन थी? एलिजाबेथ इतना थी उनके समकालीन। ठीक है। ईरान का सफाविदी शासक अब्बास था, ये पीरियड है। और सबसे ज्यादा भी याद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिल-एर्ची। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इनको तो आप ससनी का मैंने पढ़ दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये है कि इनके समकालीन कौन था। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली जीके का है, न कि इंडियन हिस्ट्री का है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिनको कि मैंने एक सरसरी निगाह पढ़ा है, जो कि प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको सरसरी निगाह पढ़ दिया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने फोकस दिया है। हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो आपको जो है इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अकबर का जो साम्राज्य है
है ना, या बीजापुर, गोलकुंडा, दक्कन के जो एरिया हैं उनको आप मानचित्र पे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे आपको। टिल देन बाय बाय।